नमस्कार, खबर विशेष में आप सभी का स्वागत और मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। आज की विशेष खबर यह है कि निकाय चुनाव के पहले चरण का नामांकन अब खत्म हो चुका है और दूसरे चरण की जोर आजमाइश शुरू हो गई है। लेकिन अब इतना तय हो चुका है कि पहले चरण में किसका मुकाबला किसके साथ होने वाला है, तो वहीं दूसरी तरफ चुनाव की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है वैसे वैसे मैदान में नए समीकरण तैयार होते नजर आ रहे हैं। इस सबके बीच पहले चरण के नामांकन पूरा होने और दूसरे चरण का बिगुल बजने के साथ ही क्या नए समीकरण खुलकर सामने आ रहे हैं और इन नए हालातों के बीच किसका पलड़ा भारी होता दिख रहा है, सब कुछ समझने की कोशिश अपने इस खास कार्यक्रम खबर विशेष में करेंगे। तो उत्तर प्रदेश में 2 चरणों में होने वाले निकाय चुनाव के पहले चरण का नामांकन खत्म हो चुका है। यानी ये तय हो चुका है कि पहले चरण में किस सीट पर किसका मुकाबला होने वाला है और अब सबकी नजरें टिकी हैं 13 मई पर, जब जनता अपना फैसला सुनाएगी। और ऐसे में चुनावी माहौल क्या तैयार हो रहा है और मुकाबला किस तरह दिलचस्प मोड़ लेता नजर आ रहा है, साथ ही सियासी दलों की रणनीति क्या है, अपनी चर्चा में सबको समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले ये देखिए रिपोर्ट। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इस शहर को कोर्टो बनाऊंगा। आज तक विकास 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 और केवल विकास। जो अधूरा बहन जी के समय रह गया है उसको हम लोगों को पूरा करना है। यूपी के शहरों का सरदार कौन बनेगा, ये तो 13 मई को आने वाले नतीजों के साथ मालूम होगा। लेकिन उससे पहले दावेदारों की कतार जरूर तैयार हो चुकी है। निकाय चुनाव के मुकाबले में पहले चरण का नामांकन पूरा हो चुका है, जिसके साथ ही ये भी साफ हो गया है कि चुनाव मैदान में कौन सा धुरंधर किसके सामने उतरने वाला है। तो किस तरीके से चुनाव लड़ेंगे, क्या लगता है? नहीं, विकास 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 और केवल विकास के नाम पर हमें चुनाव लड़ना है। और चुनाव जीतने के बाद पहली प्राथमिकता क्या होगी आपकी? विकास 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 और केवल विकास। निकाय चुनाव के पहले चरण का नामांकन खत्म होने के साथ ही ये भी साफ हो चुका है कि यूपी में किस सीट पर किसका मुकाबला किसके साथ होने वाला है। ऐसे में सियासी दलों ने मैदान जीतने के लिए भी कमर कस ली है। विकास जो बकाया है पहले का, अगले सरकार में जो बहन जी ने छोड़ा है उसको हम लोग पूरी तरह से पूरा करेंगे, क्योंकि जो ये सरकार है ये सिर्फ मलहम पट्टी लगा करके ये चुना जैसे छिला हुआ उसको छू करके दिखा दे रही है, उसको पक्का नहीं बना रही है। निकाय चुनाव में बीएसपी ने भी अपने विरोधियों को जवाब देने के लिए पूरी ताकत लगा दी है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती के निर्देश पर पार्टी ने पूरी रणनीति बनाई है, जिसके तहत निकाय चुनाव में पार्टी पूरी ताकत के साथ उतरने वाली है। खुद मायावती ने चुनाव में पार्टी की रणनीति का खाका तैयार किया है और अब बीएसपी के उम्मीदवार उस रणनीति को जमीन पर उतारने के लिए जोर लगा रहे हैं। लड़ाई हमारी किसी से नहीं है, न लड़ाई टफ है हमारे लिए। मैंने जो काम जनता के बीच में रहकर और जनता का विश्वास हासिल किया है, आज उसका ये नतीजा है। यार उसी उन्माद के साथ आज भी बलरामपुर की आवाम, बलरामपुर की जनता मेरे साथ खड़ी हुई है। शहरों के ये लोकल चुनाव धीरे धीरे वोकल हो चले हैं। पार्टियां इन चुनाव में अपना असर छोड़ने की कोशिश में हैं, क्योंकि सियासी दल इस बात से पूरी तरह बाखबर हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले यूपी के निकाय चुनाव जनता के मूड का आईना बन सकते हैं। और जनता का मूड क्या है, ये जानने के लिए इंतजार करना होगा आने वाली 13 मई का। टीम न्यूज स्टेट। चुनाव को लेकर दिनों दिन तपिश बढ़ती नजर आ रही है और चारों राजनीतिक दलों की जो साख है वो दाव पर है। अपने अपने दावे यहां पर किए जा रहे हैं, लेकिन अब प्रत्याशियों को लेकर भी तस्वीर पहले चरण के लिए साफ हो चुकी है। और अब यही समझने की कोशिश करेंगे इस मुकाबले को किस तरह से देखा जा रहा है और किस तरह की तमाम तैयारी है राजनीतिक दलों की। तो बीजेपी प्रवक्ता आलोक वर्मा जी हमारे साथ हैं और समाजवादी पार्टी प्रवक्ता मनोज यादव जी और हमारे संवाददाता अविनाश सिंह लखनऊ से हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। आप दोनों खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और सबसे पहले आलोक वर्मा जी, मैं आप ही का रुख करना चाहूंगी, क्योंकि आप शुरुआत से ये कहते आ रहे हैं कि समाजवादी पार्टी कहीं भी मुकाबले में नहीं है, लेकिन अब जो दावेदारी पेश की जा रही है पहले चरण को लेकर, जो तस्वीर उम्मीदवारों की साफ हुई है समाजवादी पार्टी की तरफ से, उसको आप कितनी बड़ी चुनौती मान रहे हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश 21वीं सदी का उत्तर प्रदेश है और यहाँ के लोगों की आकांक्षा है कि एक बेहतर सरकार बने। और हर शहर का आदमी जहाँ भी चुनाव हो रहे हैं वो अच्छे तरीके से जानता है कि ट्रिपल इंजन की सरकार अगर उन इलाकों में आएगी तो कहीं ज्यादा विकास के काम हो। और जिस तरीके का हमारा इतिहास रहा है
जिस तरीके से हमने आम लोगों के लिए काम किया है, मोदी जी का जो काम रहा है, योगी जी का जो काम रहा है पिछले 6 सालों में, और 2014 से लगातार अगर हम जीतते रहे उत्तर प्रदेश के किसी भी चुनाव पर शानदार तरीके से जीतते रहे हैं, तो उसके पीछे हमारा काम ही रहा है, हमारे विकास के काम ही रहे। निश्चित रूप से हम निकाय चुनाव में भी और जो दूसरे चुनाव हो रहे हैं उसमें भी जो है हम बुलंद तरीके से जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी शानदार जीत दर्ज करने जा रही है। बिल्कुल। और अब मनोज जी, हम आपका रुख करना चाहेंगे, क्योंकि हम पिछले चुनावों पर अगर गौर करें तो बहुत अच्छा प्रदर्शन यहाँ पर नहीं रहा था, लेकिन एक नई स्ट्रैटेजी के साथ, एक नई रणनीति के साथ समाजवादी पार्टी की तरफ से अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया गया है। बीजेपी को क्या कड़ी टक्कर दे पाएंगे आपके ये तमाम उम्मीदवार? समाजवादी पार्टी का नगर निगम में प्रदर्शन अच्छा नहीं हो सकता है, लेकिन वो भी मेयर के पदों पे, लेकिन नगर पालिका और नगर पंचायत में समाजवादी पार्टी का अपना होल्ड रहा है। कहीं हम कम होंगे, कहीं ज्यादा होंगे, लेकिन नगरों में भी अगर आप पार्षदों की बात करेंगे तो उन पार्षदों में समाजवादी पार्टी का एक अच्छा कंट्रीब्यूशन है, और उस अच्छे कंट्रीब्यूशन की वजह से समाजवादी पार्टी का शहर में भी जो एक होल्ड होना चाहिए वो होल्ड है। बीजेपी को शहरों का राजनीतिक दल कहा जाता था, ये बात बहुत पुरानी नहीं है। आज भी वो जाहिर है मेयर के चुनाव में उनका होल्ड होने की वजह से उस बात की पुष्टि भी हो जाती है। लेकिन ये बात बीजेपी को बतानी पड़ेगी कि अगर 3 दशक से, ढाई दशक से बीजेपी का पूरे यूपी के मेयरों पे एक होल्ड रहा है और जनता ने इनको जिताया है, तो फिर इन्होंने क्या रिवर्ट में दिया? जो समाजवादी पार्टी या बसपा की सरकारों ने जो महानगरों में काम किया अपने टर्नओवर के दौरान, क्या बीजेपी ने कोई उस तरह का मूलचूल काम करके दिखाया क्या इन महानगरों में क्या कोई ऐसी व्यवस्था लागू की जैसे कि पानी की समस्या, कूड़े की समस्या, नाली की समस्या, हवा की समस्या, प्रदूषण की समस्या, इनसे रिलेटेड जितना बिजली, पानी और स्वास्थ्य संबंधित चीजें हैं जिनमें अहम भूमिका हो सकती है मेयर की, उसमें जी आलोक जी, जो पॉइंट्स यहाँ पर मनोज यादव जी गिनाते नजर आ रहे हैं, क्योंकि लोकल चुनाव हैं और यही लोकल चुनाव जो है वोकल होते हुए नजर आ रहे हैं। जो पॉइंट्स यहाँ पर गिनाए गए हैं, चाहे वो पानी की व्यवस्था हो या सफाई की व्यवस्था हो, इन पॉइंट्स पर आपका क्या कुछ कहना है? नहीं, अच्छी बात है मनोज जी, पढ़े लिखे प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, लेकिन दिक्कत यह है कि समाजवादी पार्टी की यह सोच नहीं है। समाजवादी पार्टी किसी भी चुनाव में गई हो, चाहे शहरी चुनाव हो, चाहे ग्रामीण चुनाव हो, चाहे विधानसभा का इलेक्शन हो, चाहे संसदीय इलेक्शन हो, हमेशा जाति और धर्म की सियासत को लेकर के आगे बढ़ी है। विकास से उनका कोई ताल्लुक नहीं। आज वो बात कह रहे हैं, मीडिया के मंच पे बैठे हैं, बोल जरूर दे रहे हैं, लेकिन दरअसल उनका जो विजन होता है, जीत का जो उनका तरीका होता है, वो जाति और धर्म की सियासत का ही गठजोड़ वो बनाने की कोशिश करते हैं। कोई भी इलेक्शन रहा हो, आप इसको आप देख सकते हैं, चाहे 2014 का इलेक्शन रहा हो लोकसभा का, चाहे 2017 में जिस तरीके से इन्होंने चुनाव लड़ा था, 2019 का चुनाव लड़ा था, उसमें मायावती के साथ गठबंधन किया था, 2022 पे भी कुछ इसी तरीके का समीकरण मनोज जी और समाजवादी पार्टी ने बनाने की कोशिश की थी। लेकिन उसका नतीजा आप अच्छी तरीके से देख सकती है कि उत्तर प्रदेश में क्या कुछ रहा। उत्तर प्रदेश में लगातार कोई भी चुनाव हो, कोई भी इलेक्शन हो, छोटा इलेक्शन हो, बड़ा इलेक्शन हो, उत्तर प्रदेश के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े रहे हैं। इसलिए खड़े रहे हैं क्योंकि हम जिस विजन को लेकर के आगे बढ़ते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, जिस विजन के साथ उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदली है और बदल सकती है, ये विजन हम निचले स्तर तक पहुंचाने में कामयाब रहे हैं। इसीलिए कोई भी इलेक्शन हो, कोई भी चुनाव हो, भारतीय जनता और उत्तर प्रदेश के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। मुझे लगता है कि निकाय चुनाव में तो हमारा, जैसे मनोज जी कह रहे थे कि पहले से ही हम सुपर कंडीशन में है, तो मुझे लगता है कि एक चीज कहना चाहूंगी, नगर निगम चुनाव में तो बेहतर प्रदर्शन यहाँ पर रहा, लेकिन अगर नगर पालिका पर नजर डाले, नगर पंचायत पर डाले, तो वहां पर प्रदर्शन कहीं ना कहीं आपका कमजोर रहा है। तो अब इसको लेकर किस तरह की? जी बिल्कुल ठीक बात है कि मनोज जी ने जो बात कही कि किसी जमाने में कहा जाता था कि भारतीय जनता पार्टी शहरी पार्टी है, किसी जमाने में ये कहा जाता था कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों से दूर दूर रहने वाली पार्टी है। आज ये सारी छवि हमने नेस्तनाबूद कर दी है। आज हम ग्रामीण स्तर भी ग्रामीण स्तर तक भी पहुंचे हैं और शहरी इलाकों में निश्चित रूप से हम। मनोज जी, आप सुन रहे होंगे आलोक जी की बात को। आज जो समाजवादी पार्टी कहती थी इतनी बेहतर आवाज मुझे उनकी नहीं आ रही है, लेकिन लेकिन वो ये कह रहे हैं कि जो वादा किया गया था वो वादा निभाया, और यही है कि हर चुनाव में बेहतर प्रदर्शन कर रही है बीजेपी। देखिए आसमा जी, अगर वादा 5 किलो राशन है तो फिर ट्रिपल इंजन की सरकार का फायदा क्या? कोई मतलब निकलता है क्या?
मैंने कहा कि क्या कोई रोल मॉडल खड़ा हो पाया क्या? 6 साल योगी आदित्यनाथ जी की सरकार और 9 साल मोदी जी की सरकार उत्तर प्रदेश में है, क्या आपने कोई रोल मॉडल खड़ा किया? क्या आपने सहारनपुर को, क्या आपने लखनऊ को, गोरखपुर को, बनारस को, प्रयागराज को या गाजियाबाद को, या कोई रोल मॉडल खड़ा हुआ? मैं आपको बताता हूँ, बीजेपी शासित स्टेट है मध्य प्रदेश, इंदौर का नंबर 1 स्थान, केंद्र शासित स्टेट है चंडीगढ़, उसका शायद मेरे ख्याल से नंबर 2 स्थान। इन सारे प्रदेशों ने अपने अगर रोल मॉडल खड़े किए, सरकार चाहे वहां बीजेपी की रही हो, चाहे वहां चंडीगढ़ जो खुद अपने आप में केंद्र शासित स्टेट के रूप में है, वो दो सरकारें, दो स्टेट की सरकार वहां, क्या बीजेपी ने अगर ऐसा कुछ नहीं डेवलप किया, या मैं चलो मैं मान लेता हूं आलोक जी, ड्रेनेज की समस्या है, ड्रेनेज की समस्या को अस्मा जी बताइए, क्या लखनऊ में ड्रेनेज की समस्या, या जिस तरीके से गोरखपुर में इतनी प्रॉब्लम आती है बारिश के दौरान ड्रेनेज की समस्या, कुछ खत्म हुआ हो तो आप मुझे बताइए। मैं भी आलोक जी रोल मॉडल की बात कर रहे हैं मनोज जी, ड्रेनेज की समस्या लखनऊ में सबसे बड़ी है, उस पर काम क्या, तो क्या रोल मॉडल तैयार किया गया है बाकी राज्यों के मुताबिक? लोकतंत्र में है समाजवादी पार्टी हमारी विरोधी पार्टी है, जो मनोज जी कह रहे हैं इनकी आवाज नहीं आ रही। हमारी अच्छी चीज भी अगर वो बुरी तरीके से देख रहे हैं और उनको कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है तो उनकी आंखों का दोष है। लेकिन जहां तक मैं जानता हूं कि अगर उत्तर प्रदेश के लोगों की बात करें, क्योंकि लोकतंत्र में अगर लिटमस टेस्ट होता है तो चुनावों में होता है। अगर चुनाव में लगातार हम जीतते रहे हैं, चाहे विधानसभा इलेक्शन हो, चाहे कमी इलेक्शन हो, ग्रामीण इलेक्शन हो, चाहे शहरी निकाय के चुनाव, लेकिन जिस समस्या की बात मनोज जी कर रहे हैं उस पर क्या? उस पर भी आ रहा हूं। अगर हम लगातार 2014 से लगातार उत्तर प्रदेश में जीतते रहे, भारी बहुमत से जीतते रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमने जमीन पर काम किया है। और अगर जमीन पर काम देखना है तो मनोज जी को निकल करके लखनऊ से कहीं दूसरे इलाकों में जाना होगा। वो अगर बनारस जाएंगे तो उनको दिखाई पड़ेगा कि बनारस में क्या परिवर्तन आया है। अगर वो गोरखपुर भी जाएंगे तो उनको दिखाई पड़ेगा कि जिस इलाके में इंसेफ्लाइटिस फैला रहता था, सैकड़ों बच्चों की मौत हर दिन हो जाया करती थी। ठीक है, वहाँ आज क्या मनोज जी, आलोक जी कह रहे हैं लखनऊ, तो आपको उसके लिए बाहर निकलना पड़ेगा, आपको शहरों में जाना पड़ेगा, मनोज जी लोगों से पूछना पड़ेगा, तब आपको पता चलेगा। आप आलोक जी को सुन रहे होंगे, आंखों का दोष बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि लखनऊ से बाहर आप निकलिए, बनारस का रुख करिए, तो तब आपको समझ में आ पाएगा कि हमने क्या काम किया है, क्या धरातल पर दिख रहा है और क्यों जनता हमारे साथ खड़ी है। तो जाहिर सी बात है कि बनारस में प्रधानमंत्री जी दूसरी बार से सांसद हैं और उनका मेयर है, उनके सारे विधायक हैं, कई मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, मंत्री जी भी हैं, तो वो फिर दुनिया में नंबर 1 हो जाना चाहिए था, और भारत के सारे मेयरों में नंबर 1 हो जाना चाहिए था, तो रोल मॉडल के रूप में स्थापित हो जाना चाहिए था। काम हुआ है, सारी सरकारों ने काम किया। आपके पत्रकार साथी हैं, आप इनसे पूछे क्या लखनऊ में जो काम हुए हैं वो काम बीजेपी की सरकार में लखनऊ को बेहतर बनाने के लिए मायावती जी और अखिलेश यादव जी ने काम किया। जितना सुंदर लखनऊ दिखता है, ये क्या बीजेपी ने कोई काम किया क्या? बताइए। बोर्ड लगाने, इन्होंने अभी गमले रखवाए थे, गमले 40 लाख के चोरी हो गए और करोड़ों रुपए के पेड़ लगवाए थे, वो सूख गए। आप अगर मेरी बात गलत हो तो अपने पत्रकार से पूछ लीजिए कि मैं गलत कह रहा हूँ। आलोक जी, मनोज जी निकल करके देखते ना साहब, अगर वो निकल के देखते और जन भावनाओं को समझते, ठीक है, और अगर हम विरोधी पार्टी के नजरिए से हमको ना देखें तो उनको पता चलेगा कि लखनऊ में क्या परिवर्तन आया है, उनको पता चलेगा कि प्रयागराज में क्या परिवर्तन आया है। ठीक है, क्या परिवर्तन आया है और तरीके से अयोध्या बदला है, पहले चरण के बदला है, प्रत्याशियों के नाम घोषित होने के बाद राजनीतिक दलों की तरफ से उसके बाद पलड़ा किसका भारी होता नजर आ रहा है। अविनाश का रुख कर लेते हैं। अविनाश, आपका रुख करना चाहेंगे क्योंकि ग्राउंड जीरो पर है आप और लगातार आप जनता से रूबरू भी हो रहे होंगे और पहले चरण के लिए प्रत्याशियों के नाम की भी घोषणा तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से कर दी गई है। तो दिलचस्प मोड़ लेता हुआ ये जो मुकाबला है वो नजर आ रहा है, लेकिन अगर जनता की रुख की बात करें, पलड़ा किसका भारी नजर आ रहा है जनता के बीच? देखिए, पहले चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया भी कल खत्म हो चुकी है और जहां तक सवाल पलड़ा भारी होने का है, तो देखिए पिछले कई सालों से, अगर पिछले 1 से 1.5 दशक की बात करें या 2 दशक की बात करें, तो जो नगर निगम है, नगर निगम में बीजेपी की स्थिति मजबूत रही है, ये किसी से छिपा नहीं है। अगर हम पिछले निकाय चुनाव की बात करें तो चूंकि पिछली बार 16 नगर निगम थे, इस बार चूंकि शाहजहांपुर को भी नगर निगम बना दिया है तो 1 नगर निगम की संख्या बढ़ी है। पिछले चुनाव में 16 में से 14 जो नगर निगम थे उस पर भाजपा काबिज हुई। तो
ये सच है कि नगर निगम में भाजपा की जो स्थिति है वो काफ़ी मजबूत है और ये पिछले कई सालों से ये ट्रेंड देखने को मिलता है। लेकिन हाँ, अगर नगर पालिका परिषद की बात करें तो जो सपा प्रवक्ता मनोज यादव हैं, उनका कहना काफ़ी हद तक ठीक है कि नगर पालिका परिषद में समाजवादी पार्टी का जो परफॉर्मेंस होता है अच्छा होता है। और जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो नगर पालिका परिषद में समाजवादी पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन किया था। लेकिन इस बार देखिए परिस्थितियाँ काफ़ी कह सकते हैं कि भिन्न हैं। एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है आसमा की कल जो बीएसपी ने अपने उम्मीदवार घोषित किए पहले चरण के लिए 10 मेयर पद पर बीजेपी ने अपने प्रत्याशी उतारे। और गौर करने वाली बात यह है कि 10 में से जो 6 प्रत्याशी हैं बहुजन समाज पार्टी के वो मुस्लिम प्रत्याशी हैं। आप बीएसपी की इस रणनीति को समझ सकती है कि बीएसपी जिस सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले के तहत एक बार सत्ता में आई थी, उसी फॉर्मूले को एक बार फिर से बीएसपी अपनाने की तैयारी में है। और अगर जिस कोशिश में बीएसपी है कि शहरी क्षेत्रों में जो मुस्लिम और जो दलित मतदाता हैं अगर एक साथ आ जाते हैं तो बीएसपी मजबूत हो सकती है। और बीएसपी की ये रणनीति अगर सफल होती है तो आसमा समाजवादी पार्टी को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंच सकता है, चाहे हम नगर निगम की बात करें या फिर नगर पालिका परिषद की बात करें। और ये भी गौर करने वाली बात है कि पिछले निकाय चुनाव में जो बसपा की स्थिति थी नगर निगमों में वो समाजवादी पार्टी से बेहतर थी। तो चूंकि देखिए काफ़ी दिलचस्प मुकाबला है और जो रणनीतियाँ अपना रही हैं तमाम राजनीतिक पार्टियाँ, चाहे हम सपा की बात करें, बसपा, भाजपा, कांग्रेस, तो उन रणनीतियों को देखते हुए माना जा सकता है कि इस बार निकाय चुनाव में जो मुकाबला होगा टफ होगा। हाँ, इतना ज़रूर है कि अगर हम नगर निगम क्षेत्र की बात करें तो अभी तक के जो रुझान हैं या अभी तक अगर पिछले ट्रेंड को देखें या फिर पुराने ट्रेंड को देखें तो इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं है कि नगर निगम में पहले की तरह बीजेपी की स्थिति थोड़ी मजबूत दिख रही है। लेकिन जिस तरीके से अगर वोट शिफ्ट होता है, वोटों का बंटवारा होता है तो कहना मुश्किल है। हालांकि चूंकि इस चुनाव में देखा जाए तो पहले की अपेक्षा इस बार जो संसाधन होंगे, जो पूरा प्रचार तंत्र होगा, पहले की अपेक्षा ज़्यादा मजबूत दिखेगा। चाहे हम सपा की बात करें, भाजपा या बसपा की बात करें, सभी पार्टियों की एक बड़ी तैयारी है। और चूंकि देखिए नामांकन पहले चरण का खत्म हो चुका है और सभी पार्टियां अब चुनावी तैयारियों में जुट गई है, चुनाव प्रचार शुरू होने वाला है। और चूंकि बीजेपी एक कदम इसमें आगे दिख रही है, चूंकि बीजेपी ने एक 3 लेयर की प्लानिंग की है चुनाव प्रचार को लेकर, जिसमें बीजेपी के सांसद, विधायक, मंत्री और यहाँ तक कि मुख्यमंत्री भी चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे।